गुड इवनिंग गाइस, इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में। लेट्स स्टार्ट। इन्फ्लेशन वी मीन ए जनरल राइज इन प्राइस। टू बी मोर करेक्ट, इन्फ्लेशन इज ए परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल रेदर देन ए वंस फॉर ऑल इन इट। देखिए, इन्फ्लेशन हम उसी सिचुएशन को कहेंगे जिसमें हमारे जनरल प्राइस लेवल जो है, ठीक है, वो लगातार ही बढ़ते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मंथ प्राइस बढ़े, नेक्स्ट मंथ कम हो गए, उसके नेक्स्ट मंथ फिर बढ़ गए, तो उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। इन्फ्लेशन का मतलब है कि लगातार प्राइस जो है वो इंक्रीज होते चले जाते हैं, ठीक है। और डिफ्लेशन में सिचुएशन बिल्कुल इसका उल्टा, प्राइस लगातार कम होते चले जाते हैं। और ये दोनों ही सिचुएशन किसी भी इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं अकॉर्डिंग टू उसकी सिचुएशन को लेकर कि इकोनॉमी किस सिचुएशन में है। जनरल प्राइस लेवल राइज ड्यू टू इन्फ्लेशन, द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स, ठीक है। जब प्राइस लेवल बढ़ जाते हैं तो वैल्यू फॉर मनी कम हो जाती है, क्योंकि जब प्राइस लेवल बढ़ गए तो अब आपको गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपका मतलब पहले का सर्टेन को लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए अब आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि पहले आप जो 1 kg चीनी, 1 किलोग्राम चीनी जो पहले 20 रुपये में आती थी आज से कुछ साल पहले, लेकिन अब आपको उसी 1 किलोग्राम चीनी के लिए 40 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। तो वैल्यू फॉर मनी कम हो गया, प्राइस लेवल बढ़ गया, ठीक है। तो जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है तो उसमें लोगों को अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और उसके लिए उन्हें ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है। जब प्राइस लेवल बढ़ते हैं तो उससे कौन कौन से लोग ज़्यादा इफेक्ट होते हैं? देखिए, जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उन पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो इन्फ्लेशन को देखते हुए उनकी इनकम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर देती है टाइम टू टाइम, कुछ टाइम लैग के बाद, ठीक है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं और या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो एकदम से अपने प्राइस नहीं बढ़ा पाते, ठीक है, जिससे उन्हें काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। और जो दूसरे यानी कि पुअर क्लास जो है हमारी, वो पहले ही दुखी थी, मतलब पहले ही सफ़र कर रही थी, ठीक है। तो अब प्राइस लेवल बढ़ गए तो वो और ज़्यादा मिजरेबल कंडीशन में पहुंच जाते हैं, ठीक है। प्राइस लेवल बढ़ने से, अगर आप हाउस होल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई मतलब हाउस होल्ड वाइफ अपने घर को मेंटेन रखने के लिए मतलब 2000 में अपना महीने का खर्चा जो है एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली की हाउस होल्ड अपने घर को 2000 रुपये में एक महीने में उसका खर्चा मतलब निकाल लेती थी। अब प्राइस लेवल बढ़ गए तो अब उस हाउस होल्ड को अपना घर को मेंटेन रखने के लिए 3 या 4 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि अब कैसे वो मैनेज करे, ठीक है। तो इन्फ्लेशन के काजेज़ क्या हैं, ठीक है, कि कैसे इन्फ्लेशन होती है, कितने इसके टाइप हैं, काजेज़ कह लो, इसके कारण क्या हैं। तो ये 3 टाइप की होती हैं बेसिकली। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरिस्ट इन्फ्लेशन। इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था केन्ज ने, ठीक है। केन्ज ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अपनी एक बुक पब्लिश की थी, हाउ टू पे फॉर वॉर, जिसमें उन्होंने अपना इन्फ्लेशनरी गैप का नोशन दिया था। उनके अकॉर्डिंग जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तब इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है जो कि इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, प्राइस लेवल को राइज करता है, ठीक है। तो व्हेन एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल पर्पस, देखिए एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? एग्रीगेट डिमांड होती है कि ऑल ओवर इकोनॉमी में जो भी डिमांड हो रही है उसमें आपकी कंजप्शन डिमांड, आपकी इन्वेस्टमेंट डिमांड और आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीनों ही उसमें शामिल होते हैं। और जब इन तीनों में से किसी एक फैक्टर में भी इंक्रीमेंट होता है तो आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सिंस इन्फ्लेशन इज अ कंटिन्यू इंक्रीज इन प्राइस लेवल, नॉट ए वन टाइम इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो जब एग्रीगेट डिमांड आपकी, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपका प्राइस लेवल जो है वो बढ़ने लगता है, ठीक है। और इसको हम ADAS मॉडल, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मॉडल के थ्रू समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 शॉक्स आते हैं, डिमांड शॉक और सप्लाई शॉक। देखिए, डिमांड शॉक क्या होता है? जब
एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ते हैं, तब इसको हम डिमांड शॉक कहते हैं कि डिमांड में चेंज होने की वजह से प्राइस लेवल बढ़े। और सप्लाई शॉक क्या होता है? सप्लाई शॉक होता है कि जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने से आपकी सप्लाई कम हो जाती है और जिससे आपके प्राइस बढ़ते हैं, तब वो सप्लाई शॉक होता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब पैदा होती है जब आपका डिमांड शॉक काम करता है, जो आपकी एग्रीगेट डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देता है अपवर्ड, और उस सिचुएशन में आपका सप्लाई शॉक जो है वो एब्सेंस रहता है, वो नहीं होता। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एग्रीगेट डिमांड हमने अभी देखा कि उसमें 3 चीज़ें होती हैं, अपनी कंजप्शन डिमांड, इन्वेस्टमेंट डिमांड और अपना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं कि गवर्नमेंट जो है अपनी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी को अडॉप्ट करती है, जिसके अंदर वो अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है। किसके ऊपर? एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस हैं, इनके ऊपर बढ़ा देती है, और ये अपना एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का। तो इस एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है। अब गवर्नमेंट बोरो कहाँ से करेगी? तो गवर्नमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सोर्सेज होते हैं, लेकिन जनरली गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से बोरो करती है, और आरबीआई उसके लिए न्यू करेंसी जो है उसको प्रिंट करती है, न्यू करेंसी प्रिंट करती है और मनी सप्लाई को बढ़ा देती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इससे हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गई इकोनॉमी में। ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ गई तो उससे लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया। अब डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई हमारी कांस्टेंट है, सप्लाई नहीं बढ़ी है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है इन द शॉर्ट रन में, तब उस सिचुएशन में जो डिमांड और सप्लाई जो है वो इनबैलेंस में आ जाते हैं, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी में क्रिएट हो जाती है, जो हमारे प्राइजेस को बढ़ा देती है। ठीक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर है, तो उसमें हमारा जो सप्लाई है हम उसको नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो ऐसे में अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है तो वो प्राइजेस को बढ़ा देती है। ठीक है, एक इसमें बात देखने वाली ये है कि जैसे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया में आप अनएम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट को मेज़र कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि देखिए इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और मेनली एग्रीकल्चर पर जो है अभी भी काफ़ी डिपेंडेड है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में काफ़ी तरह की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है, जैसे कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो उस सिचुएशन में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को मेज़र कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम इसको फुल एम्प्लॉयमेंट को यूज़ ना करते हुए फुल कैपेसिटी आउटपुट को यूज़ करते हैं कि अब इकोनॉमी की फुल कैपेसिटी आउटपुट ये है, इससे ज़्यादा अब इकोनॉमी आउटपुट नहीं कर सकती। तो ऐसी सिचुएशन में अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है एग्रीगेट सप्लाई से ऊपर, तो वो प्राइजेज़ को बढ़ा देती है। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ठीक है, प्राइस लेवल हमारे पास वाई एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर हमारे पास है आउटपुट, या फुल एम्प्लॉयमेंट कह सकते हो आप इसको, या फिर फुल कैपेसिटी आउटपुट, या आप इसको पोटेंशियल आउटपुट भी कह सकते हो। जो हमारा वाई बार है वो हमारा पोटेंशियल आउटपुट है। ठीक है, LAC हमारी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है, मतलब इससे ऊपर सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती। सबसे पहले हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है ED 0, जो हमारे SAS 0 शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को E0 पर काट रहा है, जहाँ पर प्राइस हमारा डिटरमाइन होता है P0 पर। अब गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया जिसकी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से हमारा AD कर्व शिफ्ट हो गया AD 1 पर, जो कि हमारे शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को E1 पॉइंट पर काट रहा है। ठीक है, E1 पॉइंट पर काट रहा है। इससे क्या होता है? इससे अब दो सिचुएशन हुई, एक तो प्राइस लेवल आपका बढ़ गया और एक आपका जो है इनकम लेवल भी बढ़ गया। अब आप कहोगे कि इनकम लेवल कैसे बढ़ गया? देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में भी दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो है स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो उसको जब हम इकोनॉमी में मतलब एम्प्लॉयड कर देते हैं तो उससे कुछ समय के लिए हमारी इनकम जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में देखिए प्राइस लेवल बढ़ गया। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से, सप्लाई उतनी है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ गया सप्लायर्स का। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट तो उनकी उतनी ही है, प्राइस बढ़ने से उनके प्रॉफिट बढ़ गए। प्रॉफिट बढ़ने से सप्लायर्स क्या करेंगे? अपनी सप्लाई को बढ़ाना शुरू कर देंगे।
ठीक है। तो नेक्स्ट पीरियड में वो सप्लाई जो है इंक्रीज़ कर देंगे, और सप्लाई इंक्रीज़ होने से हमारा SAS0 कर्व जो है वो SAS1 पर चला जाएगा, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, जो कि हमारी न्यू AD1 को E2 पॉइंट पर काट रहा है। वहाँ पर E2 पॉइंट है जो लिखा नहीं हुआ, बट आप उसको E2 पॉइंट ही कहेंगे, जो LAS और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व और AD1 तीनों जहाँ पर मिलते हैं वो हमारा E2 पॉइंट है, जहाँ पर प्राइस हमारा डिटरमाइन होता है P2 पर, और इकोनॉमी हमारी बैक टू फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन पर आ चुकी है, और लेकिन प्राइस लेवल देखिए हमारा बढ़ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? डिमांड इंक्रीज, डिमांड शॉक की वजह से हुआ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हुई, जिसने प्राइजेस को बढ़ाया, उस प्राइजेस ने प्रॉफिट को बढ़ाया, जिसने सप्लाई को इंक्रीज़ किया, ठीक है, और उसने फिर से प्राइस को दोबारा से बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। लेकिन अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि इन्फ्लेशन मीन्स ए परसिस्टेंट राइज इन जनरल प्राइस लेवल, जिसमें प्राइस लगातार बढ़ते हैं। इसमें तो प्राइस एक ही बार एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हुई जिसने प्राइस को बढ़ाया, ठीक है, उसके बाद उस बढ़े हुए प्राइस ने सप्लाई को बढ़ाया तो प्राइस बढ़ गए। उसके बाद क्या हुआ? अब ये तो रुक गया सर्कल यहाँ पर, तो इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू राइज इन प्राइस, देखिए अगर आपको इन्फ्लेशन की सिचुएशन को अगर आपको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि उसके लिए आपकी एग्रीगेट डिमांड को जो है वो बढ़ता रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्राइस बढ़ते रहे, ठीक है, तो उसके लिए आपको एग्रीगेट डिमांड को भी बढ़ता रहना पड़ेगा। तो एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ेगी? एग्रीगेट डिमांड तब बढ़ेगी जब गवर्नमेंट का जो बजट है वो डेफिसिट में जाता रहेगा ईयर बाय ईयर, और गवर्नमेंट जो है ईयर बाय ईयर सेंट्रल बैंक से बोरो करेगी, और सेंट्रल बैंक उसको फाइनेंस करने के लिए न्यू करेंसी मार्केट में लाएगा, जिससे सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगा और फिर से प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो आप अब देखिए इस डायग्राम को, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, डायग्राम बहुत ज़्यादा इजी है। बस प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको बना के नहीं दिखा सकता, ठीक है, आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा इसको, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। दोबारा से हम एज्यूम करते हैं कि हमारा AD0 और SAS0 हमारा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E0 पर, ठीक है। Y बार हमारा पोटेंशियल आउटपुट है, P0 हमारे पास इनिशियल प्राइस है। अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है हमारी, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया, दोबारा से एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, और AD1 हमारे पास न्यू डिमांड कर्व हो गया, ठीक है, जो कि शिफ्ट हुआ है हमारे पास, और वो हमारे SES0 को E1 पॉइंट पर काट रहा है, ठीक है। तो इससे प्राइस इंक्रीज़ हो गई। अब उस इंक्रीज प्राइस से जो है प्रॉफिट जनरेट हुआ, और उस प्रॉफिट के कारण लोगों ने आगे मतलब जो हमारे सप्लायर्स हैं उन्होंने सप्लाई नेक्स्ट पीरियड में सप्लाई बढ़ा दी, जिससे हमारा SAS जो कर्व है, ठीक है, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, वो शिफ्ट हो गया SAS1 पर, और जो हमारी AD1 को काट रहा है E2 पॉइंट पर, ठीक है, हमारी LAC भी उसी पॉइंट पर काट रही है। तो E2 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम आ गया हमारी इकोनॉमी का, और प्राइस हमारा P1 से P2 पर चला गया। देखिए यहाँ तक हमने पीछे हम करके आए हैं E2 पॉइंट तक, ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आई थिंक E2 पॉइंट पर हम करके आए हैं। अब उसके बाद क्या? उसके बाद अब फिर से गवर्नमेंट जो है फिर से नेक्स्ट ईयर फिर से दोबारा से, ठीक है, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, ठीक है, एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, जिससे फिर से एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करता है हमारे पास ED2 पर, जो हमारे एग्रीगेट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई S1 को E3 पर काट रहा है, और जो फिर से प्राइस को हमारे बढ़ा देते हैं P3 पर, ठीक है। अब ये बढ़ा हुआ प्राइस यानी कि फिर से प्रॉफिट जनरेट हुआ, और इसने नेक्स्ट पीरियड में फिर से एग्रीगेट सप्लाई जो है बढ़ा दी उस प्रॉफिट ने, ठीक है। तो हमारा SAS2 कर्व जो है वो हमारा नया सप्लाई कर्व है, जो कि हमारी AD2 को E4 पर काट रहा है, और उससे हमारे प्राइस जो है वो P4 पर चले गए। तो ऐसे जैसे जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा और एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है, तो ऐसे प्राइजेज जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये है परसिस्टेंट राइज इन प्राइस लेवल। देखिए यहाँ पर हमने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का जो है एग्जांपल लिया, लेकिन दो और कंपोनेंट भी हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट डिमांड है और कंजप्शन डिमांड है। अगर वो भी चेंज होते जाते हैं कंटिन्यू, तो भी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें जो है हमारी एग्रीगेट डिमांड एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है, या फिर आप उसको
फुल कैपेसिटी आउटपुट कह सकते हो, उस सिचुएशन में एग्रीगेट सप्लाई को सरपास कर देती है, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, तो वो प्राइसेस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है? ये होता है डिमांड शॉक की वजह से, ठीक है। एक लास्ट थिंग देख लेते हैं, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस। इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं? जैसे कि गवर्नमेंट ने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जिससे प्राइस लेवल बढ़ गए, ठीक है। तो उस प्राइस लेवल बढ़ने के बाद, ठीक है, जो फार्म होती हैं वो ये अज्यूम करती हैं कि अब प्राइस लेवल जो बढ़े हुए प्राइस लेवल हैं वो फ्यूचर में भी बढ़े हुए प्राइस लेवल इसी कंसिस्टेंट रेट पर रहेंगे, ठीक है। तो अगर एग्रीगेट डिमांड में अगर कोई चेंज नहीं भी आता तो वो अपने प्राइस को वहीं पर मेंटेन रखते हैं, ठीक है। और अगर कोई फर्म एक्सपेक्ट करती है, एंटिसिपेट करती है और अपने प्राइस को बढ़ा देती है तो बाकी फर्म भी उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, कि इस फर्म ने बढ़ा दिए तो हम भी इसके प्राइस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो वो प्राइस को इंक्रीज़ कर देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर जो किया है उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। तो उसने प्राइस को बढ़ाया और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये प्राइस लेवल जो है ये कंटिन्यू रहेगा, ये नीचे नहीं आएगा इससे, ठीक है, ये यहीं पर रहेगा। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है जिसमें expectations lead to an interior that make it difficult to stop an inflationary spiral. If price has been rising and people expectations are adaptive, that is they have from their expectations on the basis of the past pricing behavior, that firm may continue rising price even if demand is slowing. अगर एग्रीगेट डिमांड स्लोली भी बढ़ रहा है लेकिन जो फर्म्स होती हैं वो अडप्टिव एक्सपेक्टेशंस को यूज़ करती हैं और जो कि उनके पास्ट बिहेवियर पर डिपेंडेड करता है कि हाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती जा रही है तो वो प्राइस लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा, तो इसलिए फर्म जो है वो अपना प्राइस लेवल को मतलब गिरने नहीं देती हैं, ठीक है। तो ये होती है उनकी इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस। तो अगर ये भी वर्क कर रहा है इकोनॉमी के अंदर तो भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आपको पहले ये इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस को भी कम करना पड़ेगा। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। सिंपल सी बात आपको ये याद रखनी है कि एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल व्हेन एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई देन प्राइस इंक्रीज एंड दिस इज़ नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन या फिर इन्फ्लेशनरी गैप कह सकते हो आप इसको, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से ही ये बढ़ा था, ठीक है। हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी थी और ये दिया किसने था? ये केंज ने दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बारे में, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।